इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्योरी सीरीज 13 फॉर द पेपर 2। इसमें हम यूनिट 2 से रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज यानी 3 R's को कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज ये मैक्सिमम यूनिट में आपके सभी टॉपिक्स में मेंशन है, तो ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आज हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। और साथ में हमने थ्योरी सीरीज 12 में प्लानिंग ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इन 3 R के लिए, तो वो भी आज हम कवर करेंगे। तो आज की थ्योरी सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस थ्योरी सीरीज में 1 to 12 सीरीज के थ्रू आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कर दिया। तो आप सभी अगर चैनल पर न्यू हैं तो एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा एक ही चैनल है, यूट्यूब चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आप सभी वहां पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में हम सुपर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसके लिए हमने 1 से 20 तक सुपर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करा दिए हैं आपके पेपर 2 और पेपर 1 के, तो आप सभी वो भी जरूर देख लीजिए। सभी प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिए वीडियोस के लिए। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर ईमेल आईडी के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं रिलेटेड विद दिस सुपर टेस्ट सीरीज एंड थ्योरी सीरीज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट न्यू वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये 3 R's का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो सबसे पहले जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, ये क्या होता है? ये एक अनअवॉइडेबल रिजल्ट होता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। तो कोई भी मानव गतिविधि होती है उसके कारण जो अपरिहार्य परिणाम होता है उसको अपशिष्ट बोला जाता है। और ये वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है? होम से, हमारे घरों से, स्कूल से, कार्यालयों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से और कारखानों से। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हैंडल कैसे करना है इस वेस्ट को। इसके लिए हमें इन 3 R की ज़रूरत पड़ी है, इस अप्रोचेस को हमें अपनाना पड़ा। तो इसको वेस्ट को हैंडल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एयर, वाटर और लैंड के ऊपर अगर इफेक्ट करेगा, यानी कि बुरा प्रभाव डालेगा, तो इससे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स की लाइफ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जानवरों और पौधों को प्रभावित ना हो, तो इसके लिए इस वेस्ट को हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें इसको रिस्पॉन्सिबली, मतलब जिम्मेदारी से इस वेस्ट को हमें मैनेज करना है, जिसके लिए 4 बेसिक अप्रोचेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। मैक्सिमम सभी यूनिट के अंदर इन 3 R को आपको कवर करना है। तो आज हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इन 3 R का पहले हम जान लेते हैं 3 R क्या है। सबसे पहले होता है रिड्यूस, यानी कम करें, किसको? वेस्ट को। दूसरा होता है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना, किसका? वेस्ट का, यानी अपशिष्ट का। तीसरा होता है रिसाइकल, यानी उसको रिसाइकल करना, दोबारा उसको इस्तेमाल कर सके रिसाइकलिंग अप्रोचेस के द्वारा। तो ये तीनों अप्रोचेस को क्या नाम दिया गया है? 3 R's। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्वायरमेंटली फेवरेबल, मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक्स हैं, अप्रोचेस हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके सिलेबस के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। 3 R का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन 3 R अप्रोचेस का क्या मेन फायदा है, बेनिफिट है। सबसे पहले जो कचरा होता है उसको कम करना, उसको पुनः उपयोग करना और साथ में उसका पुनः चक्रण करना, एक उपयोगी सामग्री को बाहर रखकर, यानी कि लैंडफिल स्थान को बचाने में मदद करता है। यानी कि जो रिड्यूसिंग, रीयूजिंग या रिसाइकलिंग होती है वेस्ट की, उससे हम जो लैंडफिल स्पेस ऑक्यूपाई होती है लैंडफिल के द्वारा, तो उससे जो मटेरियल है हम उसको, यूजफुल मटेरियल को बाहर कर सकते हैं, कीप आउट कर सकते हैं, मतलब हमें उसे लैंडफिलिंग नहीं करना पड़ेगा अगर हम ये अप्रोच को फॉलो कर लेंगे। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किसके लिए? जो प्रोड्यूस किया जाता है रॉ मटेरियल या कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, तो उन सबको भी रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, किसके द्वारा? इन 3 R अप्रोचेस के द्वारा। तो जो कच्चा माल होता है उसका उत्पादन, संग्रह या उसका उत्पाद का निर्माण, उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है या जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है बाय यूजिंग 3 R's। आगे जो उत्पादन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको अगर हम बेचेंगे, शिपिंग करेंगे, तो उसके कारण होने वाले जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, तो उसको भी कम किया जा सकता है इन 3 R अप्रोचेस के द्वारा।
तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है बाय द यूज ऑफ शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर हम उनको बेचते हैं तो अगर हम उनकी रिसाइकलिंग कर ले, रिड्यूस कर ले या फिर हम उनको रीयूज कर ले तो उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। 3R इनिशिएटिव देख लेते हैं कि इसका मेन एम क्या है और ये कब ओरिजिन हुआ था। तो 3R इनिशिएटिव का मेन एम उद्देश्य यही है कि ये प्रमोट करता है कि रिसाइकलिंग करें, रिड्यूस करें, रीयूज करें ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल पे, ताकि जो मटेरियल है वो साइकिल सोसाइटी के थ्रू एक इफेक्टिव यूज हो उन रिसोर्सेज का और मटेरियल का। तो इसलिए इन 3R का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर यही रखा गया था कि कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, किसी भी वेस्ट का उसको बढ़ावा देना, ताकि जो भी संसाधन सामग्रियां हैं उनको एक ध्वनि सामग्री चक्र समाज का निर्माण किया जा सके, मतलब एक साउंड मटेरियल साइकिल सोसाइटी बन सके जिसमें ज्यादा से ज्यादा इन 3Rs इनिशिएटिव को फॉलो किया जा सके। उसके बाद जो ये 3R है ये मेनली ये अप्रोच को कहाँ पर एग्री किया गया, इसके ऊपर कहाँ पर पहल शुरू की गई। तो G8 सी आइलैंड समिट है जो जून 2004 में हुई थी, जिसको हम जानते हैं G8 इनिशिएटिव के नाम से। तो अगर एग्जाम में पूछेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो 2004 में G8 जो सागर द्वीप शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें G8 की जो पहले स्वरूप में जो सहमति हुई थी वो 3Rs की यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर जो 3R इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, उसकी पहल की गई थी और इसमें एग्री किया गया था कि जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी जापान के अंदर 2005 में। व्हाट आर द 3Rs? तो ये प्रिंसिपल जो है रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग या रिसाइकलिंग रिसोर्सेज का या प्रोडक्ट्स का, तो इसको ऑफनली हम क्या बोलते हैं? 3Rs बोलते हैं। तो जो कचरा है उसको कम करना, संसाधनों को और उत्पादनों को पुनः उपयोग करना या फिर पुनः चक्रण करने के सिद्धांत को 3R कहा जाता है। तो अब हम पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। रिड्यूसिंग क्या होता है कि जो भी कम करना मीन्स जो उत्पन्न कचरा है उसकी मात्रा को कम करना या फिर उसकी देखभाल करना, और जो चीजें हैं उनको बार बार उपयोग कैसे हो सके और उसको हम इस तरह से चुने कि जो वो अमाउंट है वेस्ट का वो कम हो जाए। तो वेस्ट यहाँ से जनरेशन जो है वो कम हो, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग। तो ये डेफिनेशन भी डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है इन तीनों की। रीयूजिंग देखते हैं क्या होता है सेकंड। तो इसमें क्या होता है कि जो पुनः उपयोग में वस्तुएं होती हैं तो उनको बार बार उपयोग में शामिल लाना, यानी कि उनका बार बार प्रयोग करना और कैसे उनको इस लायक, इस योग्य बनाया जाए कि उनको बार बार हम रिपीटेडली यूज करें। तो इसको क्या बोला जाता है? पुनः उपयोग यानी रीयूजिंग। तो इसमें रिपीटेड यूज होता है किसी भी आइटम या पार्ट्स ऑफ आइटम्स का विच स्टिल हैव द यूजेबल एस्पेक्ट्स, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द रीयूजिंग। थर्ड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि यूज ऑफ वेस्ट इटसेल्फ एज रिसोर्सेज, मतलब जो पुनः चक्रण है उसका अर्थ ये होता है कि कचरा जो है उसके संसाधनों को किस तरह से हम उपयोग कर सके, दोबारा से उसको उपयोग करने के रूप को क्या बोला जाता है? रिसाइकलिंग। तो अब हम देखते हैं कि जो वेस्ट मिनिमाइजेशन होता है ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो एक तरह से इसको हमें अगर अचीव करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा पहले इन 3R के ऊपर, रिड्यूस और फिर उसके बाद रीयूज और फिर देन रिसाइकल। तो ये तीनों को एक सिस्टमेटिक मैनर में हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो इससे हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो कचरा है उसको कम कर सकते हैं। G8 इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्या है, इससे रिलेटेड डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो जो ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? कोब में हुई थी मई 24 से 26 2008 में। तो कोब कहाँ पर है? जापान में है। तो जो ये मीटिंग है इसमें अडॉप्ट किया गया था 3R को एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग, एज वेल एज किस लिए इनको अडॉप्ट किया गया था? क्लाइमेट चेंज को ध्यान पे रखते हुए। तो जलवायु परिवर्तन के रूप में अपनाया गया था 3R को। कब? कौन सी बैठक के दौरान? जो पर्यावरण के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसको G8 बोला जाता है, 24 से 26 मई 2008 में। फिर ये जो G8 कंट्रीज हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी उस टाइम पर। तो इसमें यूरोपियन कमीशन जो है और अदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनका नाम आपको याद रखना है। यूरोपियन एक तो आयोग हो गया, उसके साथ में ब्राजील, चाइना, चीन, भारत, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका,
कोरिया और जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर OECD, UNEP और साथ में जो सेक्रेटरीट है बेसल कन्वेंशन का, तो इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग के अंदर जब 3R को अडोप्ट किया गया था। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं कि जो ये G8 मीटिंग हुई थी इसका क्या रिजल्ट निकला था, इसका परिणाम क्या हुआ था। तो जो ये 3Rs की जो अप्रोच है इसको कंफर्म कर दिया गया था और इसमें ये बात बताई गई थी जो G8 स्टेट्स हैं उसके अंदर इसको स्प्रेड कर दिया गया था कि सभी को 3R की अप्रोच को फॉलो करना है और साथ में अपनी कंट्रीज के अंदर इसको अडोप्ट करना है। तो अदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी फर्स्ट प्रपोजल जो है 3R इनिशिएटिव का 2004 में लिया था एट द G8 सी आइलैंड समिट के अंदर, और सेकेंड इनिशिएटिव में इसको अडॉप्ट किया गया था जो कहाँ पर हुई थी 2008 कोब के अंदर। तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो इसमें जो 2004 में G8 सागर द्वीप शिखर सम्मेलन है उसमें पहली बार 3R की पहल के लिए प्रस्ताव रखा गया था और अडॉप्ट कब किया गया था 2008 के अंदर। तो इसमें जो 3R इनिशिएटिव है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और ये बात की गई थी इसके ऊपर कि कैसे ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, कैसे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए जो भी रिलेटेड है 3R रिलेटेड पॉलिसीज से, कैसे जो भी देश है उनके बीच में विचार या फिर जो उनके अनुभव हैं आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया किसके द्वारा, G8 समिट के द्वारा। तो यहाँ पर सभी देशों ने, इन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने मिलकर 3R इनिशिएटिव के बारे में बात की और यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहले 3R की पहल जो है वो कहाँ पर की गई थी और कौन से कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई थी। हम पढ़ते हैं कि कोप 3R एक्शन प्लान क्या है। तो कोप के जो 3R कार्य योजना है वो क्या है। सबसे पहले जो G8 कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया था इस एक्शन प्लान के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कोब में जो 2008 में हुई थी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद जो G8 है उन्होंने एंडोर्स किया, मीन्स जो टोक्यो शिखर सम्मेलन है इस कार्य को, योजना को समर्थन कहाँ दिया गया था, टोक्यो समिट 2008 होकाइडो के अंदर। उसके बाद जो G8 की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन सभी ने कंक्रीट एक्शन लिया टुवर्ड्स दीज 3 गोल्स। तो प्रत्येक G8 की देश के जो 3 लक्ष्य हैं उनको ठोस कार्रवाई करनी पड़ी इससे रिलेटेड। तो देख लेते हैं 3 लक्ष्य भी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए क्या है। हम पूरा डिटेल में देखेंगे ये 3 गोल्स, ये 3 लक्ष्य क्या हैं जो 3R पॉलिसी से रिलेटेड हैं। तो गोल 1 जो है, सबसे पहले गोल 1 का एम देख लेते हैं। इसमें प्रायोरिटाइज करना था 3R पॉलिसीज को और इम्प्रूव करना था रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को। तो सबसे पहले प्राथमिकता देनी है कि 3R पर जोर दिया जाए, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए और साथ में जो रिसोर्स प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, उसमें और ज़्यादा सुधार किया जाए। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंस थी स्पिरिट ऑफ मोटेनी उससे रिलेटेड उसको शेयर किया गया। तो इसमें जो हाई प्रायोरिटी थी वो वेस्ट रिडक्शन को दी गई कि कैसे कितनी मात्रा में हम कचरे को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 1 के अंदर जो हाई प्रायोरिटी दी गई वो किसको दी गई, कौन से वेस्ट को, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के यूज को कम करने के लिए। तो इसमें अदर कंट्रीज को भी बोला गया कि आप भी इसको फॉलो करें। तो इसके लिए सेट किए गए टारगेट्स की जो भी अप्रोप्रिएट रिसोर्स प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टारगेट्स हैं उनको सब लागू करें और सेट करें, अपने अपनी कंट्रीज में फॉलो करें। जो इसमें बात की गई वो बात की गई कि कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जा सकता है थ्रू द यूज ऑफ प्रमोटिंग द रिड्यूस लैंड फिलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो लैंड फिलिंग की प्रोसेस है, ऑर्गेनिक मैटर की जो लैंड फिलिंग की जाती है वेस्ट की, तो उसको हम कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जाए ताकि जो 3R की पॉलिसीज है उनको प्रायोरिटाइज करें और इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी रोका जा सके। तो ये गोल 1 की बात होगी। लक्ष्य 1 जो था जिसकी बात कहाँ पर की गई थी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सेकंड गोल की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल साउंड मटेरियल साइकिल सोसाइटी। तो सेकंड गोल आप सभी को याद रखना है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साउंड मटेरियल साइकिल सोसाइटी बनाई जाए। मतलब हर कोई जो है रिसाइकलिंग की प्रोसेस को फॉलो करे, इस तरह की सोसाइटी अडॉप्ट कैसे की जाए। तो ये गोल 2 में बात की गई। तो इसके अंदर जो हाई प्रायोरिटीज रखी गई वो किसके लिए रखी गई कि प्रमोशन किया जाएगा जो इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट है विद इन ईच कंट्री लाइक डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो। तो हर एक कंट्री चाहे वो डेवलप हो, डेवलपिंग हो
या फिर डेवलप कंट्री हो तो उसके अंदर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सो दैट रिसाइकलिंग की प्रोसेस ज़्यादा फॉलो हो सके। तो इसमें जो इलीगल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है रिसाइक्लेबल्स का, उसको भी रोका जाए, यानी कि जो वेस्ट या फिर नॉन वेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो इलीगल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है विद इन द कंट्रीज के अंदर या अदर कंट्रीज के साथ, तो उस चीज को भी रोकने पे जोर दिया गया। तो इसमें मेनली 3R रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड की बात की गई। तो इसमें इंटरनेशनल लेवल पर कि कैसे हम रिसाइकलिंग प्रोसेसेस को फॉलो कर सकते हैं, उद्देश्य 2 यानी गोल 2 के अंदर ये बात की गई। अब गोल 3 की बात कर लेते हैं। गोल 3 का एम था कोलैबोरेट करना है 3R कैपेसिटी डेवलपमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो गोल 3 में सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जोर दिया गया कि जो विकासशील देश हैं उनसे रिलेटेड ये 3R कैपेसिटी को कैसे डेवलप किया जाए, ये गोल 3 के अंदर मेंशन किया गया। तो इसमें जो एड एजेंसीज थी उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ 3R को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के थ्रू फॉलो करें, रिफ्लेक्ट करें, और साथ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उसको ये सपोर्ट करे अंडर द यूज ऑफ बेसल कन्वेंशन। तो इसमें जो CDM अप्रोच है उसके भी को बेनिफिट्स को इस्तेमाल किया जाए फॉर दिस। पहले CDM देख लेते हैं। CDM का मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये आर्टिकल 12 जो है प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन किया गया है। इसमें जो कंट्रीज हैं उनको अलो किया जाता है कि वो एमिशन रिडक्शन या फिर एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट को फॉलो करें अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर एनेक्स बी पार्टीज आती हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाती है कि वो एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को फॉलो करें। तो मेनली गोल 3 के ऊपर 3R कैपेसिटी को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लागू कराया गया विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसको प्रमोट किया गया कि कैसे नॉलेज और रिसर्च नेटवर्क को 3R इनिशिएटिव के लिए हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम रिसर्च या फिर नॉलेज जानकारी का फायदा लेकर 3R इनिशिएटिव को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लागू कर सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको डेवलप किया गया कि कैसे बिजनेस कम्युनिटी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, 3R स्ट्रैटेजी को वो फॉलो कर सके। साथ में जो स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इसको लागू कराना जरूरी है। गोल 3 के अंदर इसकी बात की गई। तो होप सो आप सभी को तीनों लक्ष्य याद होंगे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोल 1 का मेन एम क्या है। 3Rs को पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये 3Rs का क्या मीनिंग है और इससे ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वेस्ट को, या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम इसमें से कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिड्यूस यानी कम करें किसका, कचरे का। तो इसके लिए जो बेस्ट वे होती है वेस्ट को मैनेज करने के लिए यही होती है कि हम उस वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें, यानी कि वो कम वेस्ट हम उत्पादन करें, प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए ये कैसे हो सकता है, जो शॉपिंग हम करते हैं मार्केट से उसको हम ध्यानपूर्वक करें, केयरफुली करें, सावधानी से खरीदारी करें और हम अवेयर रहें इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो गाइडलाइंस है इन सब के बारे में हमें अवेयर रहना ज़रूरी है। तो जो ये दिशा निर्देश हैं ये देख लेते हैं क्या है। पहले जब भी आप शॉपिंग के लिए मार्केट में जाएं तो आप कोशिश कीजिए जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं वो बल्क में लें, सो दैट उसके लिए जो प्रोडक्ट के लिए जो पैकेजिंग यूज होती है वो कम से कम यूज हो और उससे वेस्ट जो है वो कम जनरेट हो। तो इसलिए थोक में उत्पाद खरीदें और जो उसके लिए उत्पाद के लिए जो केंद्रित रूप में पैकेजिंग है उसका उपयोग कम हो और आमतौर पर जो प्रति औंस कम खर्च हो। तो उसके लिए जो पैकेजिंग के लिए आप मनी देते हैं वो भी आपकी कम यूज होगी और साथ में वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो ये है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पैकिंग का इस्तेमाल ना हो। तो ऐसे ओवर पैकेज गुड को अवॉइड करें, विशेष रूप से जैसे कि कागज, प्लास्टिक या फिर फॉयल पेपर का, जहाँ पर जिस सामग्री में ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो ऐसे वेस्ट से आप बचें। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट होता है कि इनको रिसाइकल नहीं कर सकते, प्लस इसके लिए आपको ज़्यादा पैकेजिंग कॉस्ट भी लगेगी। तो बेटर है कि इन सब चीज़ों को जहाँ पर ज़्यादा ओवर पैकेजिंग हो गुड्स की फॉयल पेपर या प्लास्टिक के द्वारा उसको आप अवॉइड ही करें। जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको जो डिस्पोजेबल गुड्स होता है जैसे कि पेपर प्लेट, कप, नैपकिन, रेजर, लाइटर्स, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए बिकॉज इनको आपको बार बार बदलना पड़ेगा और इनको जो थ्रो अवे कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। तो ये भी एक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे हम वेस्ट को कम नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमें ड्यूरेबल गुड्स को ही खरीदना चाहिए, जो टिकाऊ सामान है उसको ही खरीदें, दैट उस सामान की ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी आपको मिले और उसकी लाइफ भी उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो। तो इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी मनी भी सेव होगी और बाद में जो लैंड फिलिंग की स्पेस है उसको भी आप सेव कर सकते हैं इसके डिस्पोजल के द्वारा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको मैक्सिमम 2 साइडेड कॉपीज का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर जो मेन बटन बोर्ड्स होते हैं उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट पेपर वेस्ट कम जनरेट हो। ये सभी रिड्यूस से रिलेटेड गाइडलाइंस हमने देखी हैं। अब हम नेक्स्ट आर्ट देख लेते हैं जो है रीयूज यानी पुनः उपयोग। तो ये रीयूज का मतलब होता है जो भी उत्पाद है उसका पुनः उपयोग करने के लिए या फिर उसकी आर्थिक या पर्यावरणीय समझ में उसको आना चाहिए, मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकली यूज होना चाहिए और इन्वायरमेंटली सेंस में वो रीयूज प्रोडक्ट होना चाहिए, मींस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हैं? सबसे पहले जो कोई भी सेम प्रोडक्ट है आप उसको सेम पर्पस के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पेपर को आप सेव कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक बैग है उसको आप रिपेयर, जो टूटे हुए प्लांसेस हैं उसको आप रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई फर्नीचर है उसको आप रिपेयर करा के यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ना करें। तो ये सब चीज़ें रीयूज़ के अंदर आ जाती हैं। तो जो रीयूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉफ़ी है उसके पाउच को आप प्लास्टिक माइक्रोवेव डिनर ट्रे या फिर पिकनिक डिशेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉइल पेपर। तो उससे पॉलीथीन का वेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, पुराने आपके कपड़े होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, फर्नीचर, टॉयज़, तो इन सबको आपको डोनेट कर देना चाहिए चैरिटीज़ के अंदर। और जो कंटेनर्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक रैप वगैरह, तो उसमें आप रीसीलेबल कंटेनर्स को ही आप यूज़ कर सकें ताकि उस कंटेनर को आप दोबारा से सील लगा के इस्तेमाल कर सकें। तो कॉफ़ी मग्स वगैरह हो गए, पेपर कप की जगह आप कॉफ़ी मग यूज़ करिए, सैरेमिक जो कॉफ़ी मग आते हैं, या फिर जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं उसके लिए आप अपने क्लॉथ के बैग बना सकते हैं और उसको स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो। थर्ड आर्ट जो है इस अप्रोच का वो है रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। सो रिसाइकलिंग की प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसाइकलिंग में क्या होता है कि डिफरेंट ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं सो दैट जो यूज मटेरियल है उसमें से हम डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा या फिर रीमैन्युफैक्चर के द्वारा उसको इस्तेमाल कर सकें और उसको सेल कर सकें एज अ न्यू प्रोडक्ट आल्सो। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जो पुनः चक्रण चरण होते हैं उसको हम कैसे उस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकें, उसकी सामग्री या प्रतिक्रियाओं को कैसे हम पुनः निर्माण कर सकते हैं या फिर उसका एक नया उत्पाद के रूप में उसको हम बेच सकते हैं। तो ये सब रिसाइकलिंग के अंदर आता है। तो रिसाइकलिंग जो है आपके घर से, आपके ऑफिस से स्टार्ट होती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, खरीदते हैं, मेड फ्रॉम द रिसाइकल मटेरियल से हो, तो इट इज लुक फॉर द रिसाइकलिंग सिंबल। तो उसके ऊपर एक रिसाइकल सिंबल बना होता है। तो आप उससे सेल्समैन से या फिर मैनेजर्स जो होते हैं जहाँ से आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट रिसाइकलेबल है। तो जो रिसाइकलेबल सिंबल होता है उसका मतलब होता है कि या तो वो प्रोडक्ट जो है वो रिसाइकल मटेरियल से बना हो या फिर जो आइटम है उसको आप इस्तेमाल रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसके दो मतलब होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी प्लास्टिक कंटेनर्स होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि एक रिसाइकलिंग का सिंबल होता है जिसमें लिखा होता है नंबर्ड कोड। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह का ये प्लास्टिक रेजिन है और ये कहाँ से बना है। तो ये नंबर्ड कोड क्या डिफाइन करता है कि कौन से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट से ये बना है। ये 3R अप्रोचेस थी जो हमने डिटेल में देखी हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उन्होंने कुछ रिसाइकलिंग के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। तो ईपीए के फैक्ट्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले फैक्ट देख लेते हैं कि जो रिसाइकलिंग होती है 1 टन ऑफ पेपर की, यानी कि 1 टन कागज को अगर आप पुनः चक्रण करते हैं तो उससे क्या क्या बचता है, सेव होता है। सबसे पहले अगर 1 टन कागज को आप रिसाइकल करें तो वो सेव करता है 17 मैच्योर ट्रीज, यानी कि 17 पेड़ को वो सेव करता है। और साथ में 7000 गैलन्स ऑफ वाटर को सेव करता है, 7000 गैलन पानी को बचाता है और 3 क्यूबिक यार्ड ऑफ लैंडफिल स्पेस को बचाता है, यानी कि 3 घन गज लैंडफिल स्पेस को भी ये बचाता है, सेव करता है। और उसके साथ में 2 बैरल ऑफ ऑयल और 4100 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है अगर आप 1 टन ऑफ पेपर को रिसाइकल करके उसको इस्तेमाल करें। तो इसलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फ्रॉम द न्यू मटेरियल्स, अगर हम
74% लेस एयर पोल्यूशन जनरेट करता है ये, और 50% लेस वाटर इसमें जनरेट होता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्लस एयर पोल्यूशन और साथ में ट्रीज की लाइफ भी सेव होती है। बहुत सारी जो हमने चीजें देखी हैं, सब चीजों को आप सेव कर सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के थ्रू। रिसाइकल्ड पेपर होता है उसके लिए अबाउट 60% ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो किसी भी पेपर को वुड पल्प से बनाने में इस्तेमाल होती है। तो उसका 60% ही यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है, किसके लिए? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के लिए। एस्पिरेंट्स हमने प्रीवियस थ्योरी सीरीज में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरा डिटेल में कवर किया था। तो उसका 3 Rs इनिशिएटिव में क्या उसकी एप्लीकेशंस है वो हम इन 5 थीम्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको हम देखेंगे अभी। इसके अंदर फंक्शनल नेचर के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। T1 थीम 1 के अंदर असेसमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती है, यानी कि कैसे हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को असेसमेंट और डेवलपमेंट के थ्रू फॉलो करते हैं। T2 के अंदर 3R इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, जो हम आज डिटेल में कवर कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड थीम जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। T4 के अंदर अवेयरनेस एंड प्रमोशन आ जाएगा, और नेक्स्ट जो 5th थीम है उसमें आ जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप। तो कैसे हम पार्टनरशिप के थ्रू और कॉपरेशन के थ्रू इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कहीं पर भी किसी डिस्ट्रिक्ट या सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। ये पाई चार्ट इसलिए देखा है बिकॉज ये जो वेरियस स्कीम्स हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इनकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है 3R इनिशिएटिव के अंदर। तो इसके अंदर जो स्कीम्स हैं ये प्रपोज की गई एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये किसका हिस्सा थी? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का हिस्सा है ये प्लान। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसको क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, जनरेशन होता है उसका, फिर कलेक्शन करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद वेस्ट इन्वेंट्री साइकिल्स बनाए जाते हैं, यानी कि उसको जनरेट करने के बाद, उत्पादन करने के बाद, संग्रह और परिवहन करने के बाद जो अपशिष्ट सूची है उसकी स्थापना की जाती है। आफ्टर दैट जो वेस्ट इन्वेंट्री सेल बन जाते हैं, उसके बाद जो लोकल पॉलिसीज होती हैं उनको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है ऑन द सेग्रीगेशन और कलेक्शन के बेसिस पे। तो जो लोकल लेवल की पॉलिसीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं किसी भी वेस्ट को और इन 3 इनिशिएटिव्स को फॉलो कराने के लिए। तो इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस रेजिंग टूल है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट है फॉर दीज इनिशिएटिव्स। सबसे पहले 3 इनिशिएटिव्स के अंदर जो सप्लाई ऑफ वेस्ट बैग होती है सेग्रीगेशन ऑफ फूड वेस्ट के लिए, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। जो खाद्य अपशिष्ट हैं उनको बैगों की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन या फिर कलेक्शन पॉइंट्स हैं वो इसमें फॉलो किए जाते हैं। संग्रह स्थल या निर्माण प्रावधान को फॉलो करते हैं। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी कलेक्शन सिस्टम है उनका विकास किया जाता है। फिर जो प्रोक्यूरमेंट है कलेक्शन व्हीकल्स की सेकेंडरी कलेक्शन तक वो फॉलो करते हैं, और फिर बाद में जो ऑपरेशनल प्लान होता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का वो लास्ट में फॉलो किया जाता है। आफ्टर दैट जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें सॉर्टिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और डिस्पोजल करते हैं वेस्ट का, यानी कि छटाई होती है, फिर उसका उपचार किया जाता है और फिर निपटान किया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफर स्टेशंस होते हैं मटेरियल रिकवरी के लिए, उनको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सो जो सामग्री वसूली है उसके लिए जो स्थानांतरण स्टेशन होते हैं उनका अपग्रेडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट जो बायोगैस प्लांट है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसका विकास किया जाता है सभी क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद जो इंसिनरेशन प्लांट होते हैं रिसोर्स रिकवरी के साथ, उनको अपग्रेड करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। जो संसाधन पुनः प्राप्ति के लिए भस्मीकरण संयंत्र है उनका भी अपग्रेड करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? सॉर्टिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्रोसेसेस के लिए। तो इसमें जो सैनिटरी लैंडफिल होते हैं या फिर लैंडफिल गैस यूटिलाइजेशन होते हैं उनको भी अपग्रेडेशन करते हैं। बाद में जो वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और इको टाउन होते हैं उनका भी एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दैट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसको सेटिंग अप करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो औद्योगिक अपशिष्ट उपचार सुविधा है उसकी स्थापना करते हैं, और फिर डेवलपमेंट करते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सभी प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं, आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है डिटेल में।
देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्शंस को एज पर द हायरार्किकल ऑर्डर में कैसे ग्रुप किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले जो कैपेसिटी होती है वेस्टफुल रिसोर्सेज को रोकने के लिए एट द सोर्स पे उसको कैसे हम रोक सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस चाहिए। सबसे पहले जो अपशिष्ट निवारण उपाय हैं उनको एकीकरण करना बहुत जरूरी है, यानी कि जो वेस्ट प्रिवेंशन मेजर है उनको इंटीग्रेशन करना। आफ्टर दैट जो क्लीनर प्रोडक्शन मेजर्स है उनको इंट्रोडक्शन करना, यानी कि जो क्लीनर उत्पादन उपाय है उनका परिचय कराना बहुत जरूरी है इन सभी एक्शंस के लिए। बाद में जो सोर्स सेपरेशन सिस्टम होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी जो स्रोत पृथक्करण प्रणाली है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, कार्यान्वयन करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट जो सोर्स वैल्यू एडिशन है, यानी जो स्रोत मूल्य संवर्धन है उस पर भी वर्क करना पड़ता है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन। तो ये सभी एक्शंस आपको याद रखने एग्जाम के लिए हायरार्किकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट जो एक्शन प्लान है वो है कि कैसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड या अप्रोप्रिएट कलेक्शन सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, अगर हमें 3R की अप्रोचेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी और डिस्पोजल है, तो ये सभी मटेरियल्स जो होते हैं ये कलेक्टेड करना बहुत जरूरी है। इनके लिए रिसोर्सेज या फिर वेस्ट को कलेक्ट करना जरूरी है अगर आपको उनकी रिसाइकलिंग करनी है या फिर एनर्जी रिकवरी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कलेक्शन। उसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट कलेक्शन सिस्टम्स होते हैं वो हर एक सेटिंग्स पर वर्क करने चाहिए बेस्ट कंडीशन के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी सेटिंग सिस्टम्स हैं तो उनके कनेक्शन सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से काम करने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि जो वोर्ड स्पेसिफिक या मटेरियल स्पेसिफिक कलेक्शन सिस्टम है वही स्थापित करें, वही एस्टैब्लिश करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कलेक्शन सिस्टम को, अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब सही तरीके से उसका उपयोग कराना है। उसके बाद जो सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रूट प्लानिंग है उसकी आवश्यकता पड़ती है। आफ्टर दैट जो कलेक्शन सर्विस ऑफर की जाती है बाय द म्युनिसिपैलिटीज उसको ऑप्टिमाइज करना, और प्राइवेट रिसाइकलर्स होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं इन सभी कलेक्शन सिस्टम्स के अंदर। एक्शन जो है वो है हेल्दी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो फर्स्ट एक्शन हमने क्या पढ़ा था आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम देखेंगे कैसे एक रिसाइकलिंग उद्योग को आप अच्छी मात्रा में फॉलो कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें जो मटेरियल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको रिसाइकल करना जरूरी है। तो जितनी ज्यादा बार आप उस सामग्री को रिसाइकल करेंगे उतना लोअर द अमाउंट टू बी ट्रांसपोर्टेड, तो उतना कम आपको अमाउंट डिस्पोजल के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम लगेगी। तो ये फायदा है आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अगर रिसाइकल करते हैं। इस एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसाइकलिंग इकोनॉमी होगी, जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करेंगे लोकल रिसाइकलिंग मार्केट के अंदर भी। तो इन शॉर्ट कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करेंगे इंडस्ट्री के अंदर तो उससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेड कॉस्ट है वो भी कम लगेगी, और उससे जो लोकल रिसाइकलिंग इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाएगी उस मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर जो लोकल रिसाइकलिंग एक्टिविटीज है उन सबको कोऑर्डिनेशन में करना बहुत जरूरी है, और साथ में वो डेवलप करते हैं कैपेसिटी टू वर्क विद द टेक बैक लेवीज। फोर्थ स्टेप है वो है कि कैसे एक इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल साइट हो सकती है फॉर द रियल वेस्ट। तो जो सेफ डिस्पोजल साइट अगर वो इन्वायरमेंटली सेफ होगी तो उससे जो वेस्ट रिसाइकल होगा वो बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, उससे किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होगा। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो रियली और फाइनली वेस्ट बन जाते हैं, और इनको हमें डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी होता है इन अ प्रॉपरली इंजीनियर सैनिटरी लैंडफिल के द्वारा। तो वो जो लैंडफिल होता है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए किसको, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से उसको डिजाइन करना चाहिए। तो हमने डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रीवियस थ्योरी सीरीज में पूरा डिटेल में कवर किया, पूरी थ्योरी सीरीज को ध्यान से देखते रहिए, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट और इंटीग्रेशन है प्लानिंग एक्टिविटीज की सैनिटरी लैंडफिल साइट वो भी बहुत जरूरी है अगर आपको इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल करना है किसी भी वेस्ट का। तो जो स्वच्छता लैंडफिल साइट है उसके लिए जो गतिविधियां हैं उनको एकीकरण करना, उनका समायोजना करना, और साथ में वो किस तरह से उचित उनकी इंजीनियरिंग सैनिटरी लैंडफिल है उनका निपटान किया जा सके जिससे कि पर्यावरण के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े।
उसके बाद जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें अमेंडमेंट किया जाए। इससे रिलेटेड हमने 2 थ्योरी सीरीज कवर कर लिया, पूरा डिटेल में कवर हो गया ये टॉपिक, आप उसको देख लीजिएगा। आफ्टर दैट जो सेफ डिस्पोजल का नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसटी टू थर्मली यूज नॉन रिसाइक्लेबल पेपर। तो जो गैर पुनर्नवीनीकरण कागज है उसका थर्मल उपयोग करने की क्षमता। तो ये सभी चीजें कि कैसे आप किसी रियल वेस्ट को इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं, उसके लिए सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये सभी वेस्ट पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी हैं किसी भी वेस्ट को रिडक्शन करने के लिए, रीयूज करने के लिए या फिर उसकी रिसाइकलिंग के लिए। तो ये 3R के लिए वेस्ट पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वो 1989 में हुई थी। इसने इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट को कैसे फॉलो करना चाहिए उसको अफर्म किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ द अर्थ ऑफ इन्वायरमेंट उसके ऊपर ध्यान दिया गया था कि जो मेजर इशू है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, क्लाइमेट चेंज है, तो इन सभी मुद्दों पर बात की गई थी। जैसे इन्वायरमेंटली साउंड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सभी कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए UNCED की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें एजेंडा 21 के ऊपर बात की गई थी। तो एजेंडा 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3R स्ट्रैटेजीज के लिए, अप्रोचेस के लिए बहुत जरूरी है। एजेंडा 21 में क्या हुआ था कि इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें प्रमोट करना चाहिए वेस्ट प्रिवेंशन और मिनिमाइजेशन को, कि कैसे हमें कचरे को रोकना और उसको कम करना है, इस बात पर कैसे हमें प्रमोशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इसकी बात की गई थी गवर्नमेंट ने। और कैसे जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है किसी भी नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का, तो ये एजेंडा 21 के अंदर बात की गई थी। तो इसमें जो गवर्नमेंट है उन्हें डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है नेशनल प्लान को, किसके लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि एडवांटेज ली जा सके, फायदा लिया जा सके। और प्रायोरिटी किसको देनी है इसमें कि वेस्ट को कैसे हम रीयूज करें और रिसाइकल करें। तो यहाँ पर 3R के ऊपर फोकस किया गया। एजेंडा 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हम पूरा डिटेल में देखेंगे इससे रिलेटेड सभी आर्टिकल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, इसमें जो 1 एलिमेंट है वो कॉमन था किसके लिए, वेस्ट पॉलिसीज के लिए इन द वेस्ट हायरार्की। तो जो अधिकांश अपशिष्ट नीतियां उसके लिए एक सामान्य तत्व अपशिष्ट पद अनुक्रम था। तो ये जो हायरार्की है ये एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट का पिरामिड है, इसको आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे पर्यावरणीय जो प्राथमिकता है उसके क्रम में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यह चरणबद्ध को दृष्टिकोण को फॉलो करना है। तो इसके लिए जो जनरल प्रिंसिपल है वेस्ट हायरार्की के वो क्या है, सबसे पहले है प्रिवेंशन, मतलब रोकना, कचरे को ज्यादा से ज्यादा रोक सके हम, ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें। मिनिमाइजेशन कैसे करें, कचरे को कम कैसे करना है। नेक्स्ट आता है रीयूज करना, फिर आता है रिसाइकल करना और नेक्स्ट है एनर्जी रिकवरी करना। ये हायरार्किकल वेस्ट मैनेजमेंट का पिरामिड है। इसमें आपको याद रखना है कि जो मोस्ट फेवर्ड है वो है प्रिवेंशन यानी रोकना, और जो लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है वो है डिस्पोजल। फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से वेस्ट हायरार्किकल पिरामिड जो है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, कचरे को रोकना, फिर उसको कम करना, फिर रीयूज करना, देन रिसाइकल करना, और बाद में एनर्जी रिकवरी। और सबसे जो कम फेवर ऑप्शन है जिसको हम अवॉइड करते हैं कि फॉलो ना ही करना पड़े वो है डिस्पोजल। तो इस वेस्ट हायरार्किकल पिरामिड को आप अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर और स्टेट लेवल पे बात कर लेते हैं कि इंडिया में 3R अप्रोच से रिलेटेड क्या स्टेटस है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो इसके लिए जो क्लियर हायरार्की है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो अभी डिफाइन नहीं की गई थी। तो इसलिए 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसने रिफ्लेक्ट किया था कि रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं कि कैसे रिसाइकलिंग या फिर कचरे में कमी की जो रणनीतियां हैं उस पर चिंताओं को दर्शाया गया था। तो इसलिए नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी को हमने प्रीवियस थ्योरी सीरीज में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया, आप उसको देख लीजिएगा। सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इसको समझाया गया है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट जो ये 3Rs की जो स्ट्रैटेजी है इसकी हायरार्की भी वेस्ट मैनेजमेंट की, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो इसके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक प्रबंधक नीति यानी कोहेरेंट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की।
तो जो कि वेस्ट हायरार्किकल रिफ्लेक्ट करे, यानी कि जो हमने हायरार्की देखी है उसके बेसिस पे एक पॉलिसी बनाना सेंट्रल लेवल पे बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इस पॉलिसी की ना बनने के कारण ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव या प्रोग्राम थे, जो एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव्स, वर्ल्ड कमीशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्ल्ड कमीशन की हमने बात की है, तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को बताया गया था, तो वो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे क्या क्या वर्क किया गया इससे अकॉर्डिंगली एजेंडा 21 से रिलेटेड। हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी एक हायरार्किकल ऑर्डर में वेस्ट पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो एक नोडल मिनिस्ट्री है किसके लिए, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए। तो जो गाइड करती है कि कैसे 3R को इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरी कंट्री के अंदर। तो राज्य के द्वारा जो अपशिष्ट नीति है उसके अभाव में जो प्रदूषण नियंत्रण है उसके लिए जो नोडल मंत्रालय है उनको पूरे देश में 3R को कैसे मार्गदर्शन कराना है, तो इसके पर जोर देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो सेपरेट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी नहीं उस टाइम पे नहीं बनी थी। तो इसके लिए जो 3R है उसको इनकॉर्पोरेट करना है इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर, कैसे इनको लागू करना है वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये एक बहुत ही मीन्स चिंता का विषय था। तो इस पे कैसे वर्क किया गया तो वो सब हम अभी देखेंगे। लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनी फॉर द वेस्ट रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल, मतलब 3Rs के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनी इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल के अंदर, उससे रिलेटेड जो एजेंडा 21 है, पहले उसके आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो रिसाइकल की स्ट्रैटेजीज हैं उन्होंने अमाउंट ऑफ वेस्ट को जो फाइनल डिस्पोजल के लिए यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के लिए बनता है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इसके बारे में बताया गया इन स्ट्रैटेजीज में। तो सबसे पहले जो एजेंडा 21 का है उसमें आर्टिकल 21.4 और 21.5 को आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा स्टेट किए गए थे दोनों आर्टिकल। इसमें क्या कहा गया था कि जो इन्वायरमेंटली साउंड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किसके ऊपर, सबसे पहले मिनिमाइजिंग द वेस्ट कि कैसे कचरे को कम करना है, दूसरा मैक्सिमाइजिंग द इन्वायरमेंटली साउंड वेस्ट रीयूज एंड रिसाइकलिंग, मतलब जो पर्यावरणीय रूप से ध्वनि अपशिष्ट है पुनः उपयोग या रिसाइकलिंग को अधिकतम करना। तीसरा उस पर ध्यान दिया गया कि कैसे इन्वायरमेंटली साउंड वेस्ट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट को प्रमोट करना है, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान और उपचार है उसको कैसे बढ़ावा देना है। फोर्थ है कि कैसे वेस्ट सर्विस कवरेज को एक्सटेंड किया जाए, यानी अपशिष्ट सेवा कवरेज का विस्तार कैसे करना है। तो ये किसके अंदर मेंशन किया गया, एजेंडा 21 आर्टिकल 21.4 और 5 के अंदर। किसका था ये आर्टिकल, वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्टेट किया गया था ये। बाद आर्टिकल 21.10 जो है एजेंडा 21 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए टू अचीव द सस्टेन्ड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो सरकारों ने अपशिष्ट उत्पादन के निरंतर न्यूनीकरण को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू करना गया, किसके अकॉर्डिंगली, अनुच्छेद 21.10 के अकॉर्डिंगली। और ये किसका अनुच्छेद है, एजेंडा 21 का। उसके बाद आर्टिकल 21.9 का क्लोज बी भी हम देख लेते हैं, वो क्या था। तो इसमें ये कहा गया था कि बाय द ईयर 2000 जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं दे हैव बीन इन द प्लेस प्रोग्राम टू स्टेबलाइज और रिड्यूस। तो एजेंडा 21 का जो आर्टिकल 21.9 है ये किसके लिए था, ये इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उनके लिए था कि वो कैसे रिड्यूस या स्टेबलाइज के प्रोग्राम्स को फॉलो करें। तो इसमें जो प्रैक्टिकेबल या प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट है वो कैसे डेस्टिन किया जाए फाइनल डिस्पोजल के लिए पर कैपिटा वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी वर्क करना चाहिए विद द गोल विदाउट जियोपार्डाइजिंग देयर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स, मतलब अपने डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उनको वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिडक्शन और रीयूज वाली पॉलिसीज को फॉलो करना है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। तो इसकी बात की गई आर्टिकल 21.9 क्लोज बी ऑफ एजेंडा 21 के अंदर। दैट हम देख लेते हैं आर्टिकल 21.26 क्लोज बी एजेंडा 21 क्या कहता है। तो ये सभी आपको जो अनुच्छेद है वो ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो इसमें जो गवर्नमेंट है उनको असिस्ट करना होगा किसको, इनफॉर्मल सेक्टर्स को, कि वो वेस्ट रीयूज और रिसाइकलिंग ऑपरेशंस को फॉलो करे। तो ये आर्टिकल का जो अनुच्छेद है 21.26 ये किसके लिए था कि कैसे सरकारें जो है अनौपचारिक क्षेत्र के कचरे को पुनः उपयोग या पुनः चक्रण के कार्य में सहायता कराती हैं।
तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन कमीशन थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो अपना वर्किंग पेपर जो था एजेंडा 21 के लिए, उसने रिकमेंड किया था कि कैसे सिनर्जी करनी है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स को मिलके। तो दोनों सेक्टर्स को इकट्ठे जोड़ दिया गया इस एजेंडा आर्टिकल के द्वारा। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है उनका मेन क्या रोल था, यहाँ पर उनका सिग्निफिकेंट रोल देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो उन्होंने बहुत कम अटेम्प्ट किए टू कैपिटलाइज ऑन देयर पोटेंशियल, कि इन पर वर्क करने के लिए, कि उन्होंने इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत कम उनके उद्देश्य थे। तो उन्होंने क्या किया, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ये रिकमेंड किया कि असिस्ट करें वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को, कि वो रिकॉग्नाइज करें, इंटीग्रेट करें जो भी पोटेंशियल्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स के। तो मतलब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन लेवल पर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को मिलकर काम करना है। उसके बाद जो एशिया पैसिफिक इन्वायरमेंटल इनोवेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो एशिया प्रशांत पर्यावरण नवाचार रणनीतियाँ क्या हैं, तो इसमें जो एशिया पैसिफिक इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्प करेंगी रियलाइज करने के लिए कि कौन से प्लान जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जिन पे हमने बात की है, कि उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि क्या रोल है इनफॉर्मल सेक्टर का वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के लिए। तो इन दोनों इनोवेशन स्ट्रैटेजीज के अंदर एजेंडा 21 का जो आर्टिकल 21.26 है वो इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए एशिया पैसिफिक इन्वायरमेंटल इनोवेशन स्ट्रैटेजी किससे डील करती है, तो ये भी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कैसे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सके। तो इसमें अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन किया गया था। आफ्टर दैट एशिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के अंदर इंगेज हैं। तो इसलिए वो कैसे रिसाइकलेबल मटेरियल को कलेक्ट करे, इकट्ठा करे फ्रॉम द इंडिविजुअल हाउस होल्ड से, घर से, और कैसे वो उसको बेचे, सेल करे टू द रिसाइकलिंग मार्केट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आफ्टर दैट देर इज़ अ नीड कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज मैनर के अंदर वर्क करें। तो इसलिए जो अनौपचारिक क्षेत्र है उनका असंगठित तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड बात की गई। तो ये दोनों एजेंडा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एजेंडा 21.10 यानी 21.10 आर्टिकल जो है एजेंडा का वो क्या कहता है। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी सीरीज 13 फॉर द पेपर 2। होप सो आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा सुनिए और अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे लेक्चर को, जितना सुनना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है, तो आप सभी रिवाइज करिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने वेस्ट के जो 3R अप्रोच है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वेस्ट क्या होता है और कैसे हम वेस्ट को हैंडल करें कि वो किसी भी ह्यूमन, प्लांट या एनिमल के ऊपर बुरा प्रभाव ना डाले। तो हमने उसके लिए 4 बेसिक अप्रोचेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो जिम्मेदार 4 बुनियादी दृष्टिकोण है उनको देखा था, जिसमें 3R आते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, और ये तीनों अप्रोचेस को कैसे हम इन्वायरमेंटली प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन तीनों आर्स के यूजेस देखे कि कैसे कैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए इनको कलेक्ट करने के लिए। हमने 3R इनिशिएटिव देखा कि 3R इनिशिएटिव किसे कहते हैं और इसको कब एग्री किया गया था, कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया था। तो आप सभी मेन कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी समिट थी और कौन से ईयर में ये इनिशिएटिव फॉलो किया गया था और इसको फॉर्मली कब लॉन्च किया गया था। उसके बाद हमने 3R के प्रिंसिपल देखे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग की डेफिनेशन देखी, क्या डेफिनेशन होती है। आफ्टर दैट हमने G8 इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रल मीटिंग जो हुई थी कोप के अंदर 2008 में, उससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स देखे। तो इसमें हमने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देखी, यूरोपियन कमीशन हो गया जैसे ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे OECD और UNEP ने भी मिलकर वर्क किया। फिर हमने इससे रिलेटेड सारे प्रपोजल्स देखे कि कौन सी 2004 के अंदर 3R इनिशिएटिव को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया, उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया। फिर हमने कोप के जो 3R एक्शन है उनको पूरा डिटेल में देखा। तो 3R एक्शन को आप सभी मेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 3 गोल जो है उनकी मेन हेडिंग्स क्या हैं। तो 3 गोल में हमने गोल 1 में प्रायोरिटाइज कैसे करना है 3R पॉलिसीज को, इम्प्रूव कैसे करना है रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को।
गोल 2 के अंदर कैसे इंटरनेशनल साउंड मटेरियल साइकिल सोसाइटी बनानी है वर्ल्ड लेवल पर। गोल 3 था कि कैसे हम 3R को कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉर द कैपेसिटी डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री, जिसमें हमने CDM पढ़ा। उसके बाद हमने कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। रिड्यूस को पूरा डिटेल में देखा, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो देखे कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। रीयूज कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल देखे। आफ्टर दैट हमने रिसाइकलिंग के एग्जाम्पल देखे कि कैसे हमें प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए रिसाइकल मटेरियल्स के लिए। फिर हमने EPA के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बताए। तो आप सभी बताइए, अगर हम 1 टन ऑफ पेपर को रिसाइकल करते हैं तो इससे कितने ट्रीज को हम सेव कर सकते हैं, मेन कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा। आफ्टर दैट हमने एक पाई चार्ट देखा जिसमें हमने 5 थीम देखी, असेसमेंट डेवलपमेंट, 3R इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवेयरनेस एंड प्रमोशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप। उसके बाद हमने वेरियस स्कीम देखी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जिनका एप्लीकेशन है 3R अप्रोच के लिए, कैसे हम उनको फॉलो करते हैं। फिर हमने उससे रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन देखे जिसमें 4 मेन एक्शन है। पहला एक्शन आपको याद रखना है कैपेसिटी टू प्रिवेंट द वेस्टफुल रिसोर्सेज यूज एट सोर्स, कि कैसे हम स्रोत पर व्यर्थ संसाधनों को उपयोग के रोकने की क्षमता करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड या फिर एप्रोप्रिएट कलेक्शन सिस्टम क्या है और कैसे एक हेल्दी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं 3R अप्रोच के द्वारा। देन हमने इन्वायरमेंटली हम कैसे सेफ डिस्पोजल साइट बना सकते हैं रियल वेस्ट के लिए, वो देखा। फिर हमने वेस्ट पॉलिसी की स्ट्रैटेजीज देखी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का 1989 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, एजेंडा 21 को पूरा डिटेल में पढ़ा है। फिर हमने मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन, लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन देखा वेस्ट हायरार्किकल पिरामिड के थ्रू। देन हमने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की बात की इंडिया के अंदर कि कैसे नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी के द्वारा 3R स्ट्रैटेजीज को इनिशिएटिव लिया गया और स्टेट्स के द्वारा भी। फिर हमने उसकी स्ट्रैटेजी को पूरा डिटेल में देखा कि कैसे इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया गया है एजेंडा 21 आर्टिकल 21.45 और 10 और 9 के द्वारा। तो 9 क्लोज बी और 21-26 क्लोज बी की आर्टिकल एजेंडा 21, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी इसको ध्यान से सुनिए और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी सीरीज के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, आपको सभी थ्योरी सीरीज को रिवाइज करना है। सुपर टेस्ट सीरीज को आप सुपर टेस्ट सीरीज 20 से रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज पेपर 1 की हमने टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रोवाइड की है। तो जो भी स्टूडेंट 67 CDPO का एग्जाम दे रहे हैं उनको पेपर 1 वाली सुपर टेस्ट सीरीज को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने प्रोवाइड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के सभी एग्जाम के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको BPSC 67 में भी दिखेंगे करंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी हमारी अप्रोच जो है वो पहुंच सके और उनको भी इस चैनल से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज पेपर 1 से रिलेटेड वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।